वही नंदराम जिसने मेरी और तुम्हारी शादी कराने के लिए उस वकील को लेकर आया था। उसने हमारी बहुत मदद की थी, उसी के पास जाना है। वे लोग गुंडे हैं। उनसे मैं अपने तरीके से निपट लूँगा, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए पुलिस की मदद भी ज़रूरी होगी। वह उसे समझा रहा था, मगर वह नासमझी से उसकी तरफ हिलती आँखों से देखने लगी। उसकी आँखों में डर भी था और भरोसा भी। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेरे होते हुए कोई छू भी नहीं सकता। वह उसकी तसल्ली करवाता हुआ नरम निगाहों से उसे देखता रहा और फिर अचानक उसके होंठ पर एक भरपूर मुस्कान खिल उठी, जैसे उस मुस्कान ने उसे हिम्मत दी हो। उधर हर तरफ खबर फैल चुकी थी। चेतराम जी वो लड़की को लेकर अपने अखाड़े से गाड़ी में निकल चुके हैं। अब बताइए क्या करना है? चेतराम के आदमी पहले से उन पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही उनकी गाड़ी बाहर निकली, वह भी अपनी गाड़ी लेकर पीछे लग गए और चेतराम के आदेश के अनुसार एक सुनसान रास्ते पर पहुंचते ही उनकी गाड़ी रुकवा दी गई। भागीरथ भी जैसे उसी मौके की तलाश में था। गाड़ी रुकते ही सामने खड़े आदमियों को देखते हुए वह चौकन्ना हो गया। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो लड़की को हमारे हवाले कर दो। एक आदमी ने उसकी गाड़ी के ओर इशारा करते हुए कहा। ये सुनते ही भागीरथ का दिल धक से रह गया। पीछे बैठी वह लड़की बेकाबू होकर उसका हाथ थाम गई। उसके हाथ कांप रहे थे। सामने शांता का चेहरा देखा तो उसमें डर साफ दिखाई दे रहा था। वह उसका डर देखकर पल भर के लिए उसकी तरफ मुड़ा। आंखों ही आंखों में उसे हिम्मत दी। फिर अपनी तरफ का शीशा थोड़ा सा नीचे किया, हाथ बाहर निकाला और बिना एक पल लगाए गन से फायर कर दिया। गोली सामने खड़ी गाड़ी के टायर में लगी और टायर फटने की आवाज पूरे सन्नाटे को चीर गई। सामने खड़े दोनों आदमी हड़बड़ा गए। वह निडर होकर सब कुछ देख रहा था, जबकि पीछे बैठी वह लड़की घबराकर उसे देख रही थी। आखिर एक बार फिर वार्निंग दी गई थी, लड़की को हमारे हवाले कर दो, लेकिन ये लोग बाज आने वालों में से नहीं थे। भागीरथ का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। तुम गाड़ी से बाहर मत आना, प्लीज तुम बाहर मत जाओ। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वह भीगी आंखों से बोली। उसकी आवाज में मोहब्बत भी थी और डर भी। और आज अगर ये चेतराम मुझसे बचकर निकल गया तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा और गाड़ी से उतरकर बाहर आ गया। हालांकि मोबाइल पर अपने दोस्त से लगातार बात करता रहा। पुलिस फोर्स रास्ते में थी। उसी बीच चेतराम की गाड़ी वहां आकर रुकी। भागीरथ चेतराम आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत और पुराने जख्मों की आग साफ दिखाई दे रही थी। तो तुम हो जिसने मेरी होने वाली पत्नी पर हाथ डाला। लगता है पिछली बार की बात भूल गए हो, जो फिर से मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो। चेतराम ने अपनी मूछों को ताव देते हुए कहा, कुछ भी नहीं भूला हूं और ना ही मैं तुम्हें भूलने दूंगा। जो कुछ तुमने किया उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है। चेतराम ये कहते हुए भागीरथ ने उस पर गन तान दी। चेतराम ठहाका लगाकर हंसा। ये मेरा इलाका है और तू मेरे इलाके में घुस आया है। यहाँ खड़ा होकर मुझे ही ललकार रहा है, जबकि तेरे इलाके में घुसकर तेरी मंगेतर को उठा लाया था और जब उसने मेरी रखेल बनने से इनकार किया तो मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये कहते हुए चेतराम गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन उसी पल भागीरथ की गन से गोली निकली, उसके कदमों के पास जमीन में धंस गई। मिट्टी उछली और चेतराम के कदम वहीं थम गए। एक पल को चारों तरफ सन्नाटा छा गया, जैसे हवा भी थम गई हो। और उसी सन्नाटे में भागीरथ की आंखों के सामने सिया की तस्वीर उभर आई। उसकी मोहब्बत, उसकी खूबसूरती, उसका मासूम हंसना और फिर उसकी डेड बॉडी, जिसे देखकर उसका दिल चिर सा गया था। सिया की आवाज आज भी उसके कानों में गूंज रही थी। सिया, सिर्फ तुम्हारी है। अगर जिंदगी में तुम्हारी नहीं बन सकी तो मरने के बाद तुम्हारी हो जाऊंगी। मर जाऊंगी, लेकिन अपने जिस्म को किसी अनजान की बाहों में नहीं जाने दूंगी। उसने रोते हुए कहा था। उस रात उसने उसे छोड़कर जाने से मना किया था, लेकिन वह चला गया था, सिर्फ 1 महीने के बिजनेस के लिए विदेश। और जब लौटा तो सब कुछ बिखर चुका था। सिया किडनैप हो चुकी थी और उसी पल से उसके दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही थी, हिसाब। और सिर्फ हिसाब। उसकी किडनैपिंग की रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। पुलिस ने हर जगह ढूंढा, हर रास्ता छाना, लेकिन कहीं भी वो नहीं मिली, जैसे जमीन निकल गई हो। और एक दिन अचानक उसका फोन आया तो सबकी जान पर बनाई। उसकी आवाज कांप रही थी। वह किसी के कैद में थी, किसी अंधेरी जगह पर थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा सिया, मैं आ रहा हूँ, मुझे बताओ तुम कहाँ हो। भागीरथ तड़प उठा था, सांसें बेकाबू हो रही थी।
उधर से उसकी टूटी हुई आवाज आई, नहीं पहुंच पाओगे भागीरथ। मुझसे वादा करो, इस चेतराम को मौत के घाट उतार दोगे, मार डालोगे इसे। छोड़िएगा मत, वह लगातार बोले जा रही थी, जैसे हर शब्द के साथ उसका दम निकल रहा हो। भागीरथ ये भी नहीं जानता था वह किस हाल में है, किसके नंबर से कॉल आ रही है, कहाँ बंद है। तभी जाते जाते उसने उस आदमी का नाम बता दिया, चेतराम। वही चेतराम जो आज भगवान बनकर नहीं बल्कि शैतान बनकर उसके सामने खड़ा था। और आज वह ठान चुका था, किसी और मासूम को उस दरिंदे की भेंट नहीं चढ़ने देगा। ये इरादा अब उसकी रगों में खून बनकर दौड़ रहा था। भागीरथ ने अभी-अभी उस पर गन तानी थी। बहुत निडर है भाई, लेकिन चेतराम से पंगा तुझे बहुत महँगा पड़ेगा। पकड़ो इसे, लड़की को मेरे पास लेकर आओ। इस बार चेतराम गुस्से से दहाड़ा। उसके आदमी भागीरथ की तरफ बढ़े, लेकिन तभी चेतराम की नज़र सामने पड़ी और अगले ही पल उसने गन अपनी पैंट की पॉकेट में डाल ली, क्योंकि पुलिस वैन वहां पहुंच चुकी थी। सायरन की आवाज ने पूरे माहौल को जकड़ लिया था। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। भारी पुलिस फोर्स देखकर चेतराम अपने आदमियों समेत बुरी तरह फंस चुका था। अच्छा हुआ एसीपी आ गए, वरना ये हमारा रास्ता रोककर मेरी पत्नी को किडनैप करने की बात कर रहा था। भागीरथ ने गुस्से से कहा, डोंट वेरी सर, यह हमें कई केसों में मिला हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपकी वजह से हमारे हाथ आ गया। इसे तो सबसे सख्त सजा मिलेगी, एसीपी ने कहा और चेतराम को हिरासत में लेने का इशारा किया। लेकिन तभी भागीरथ का गुस्सा फूट पड़ा। ऐसे ही एक जोरदार थप्पड़ उसने चेतराम के मुंह पर जड़ दिया। ये छूटना नहीं चाहिए, इसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। उसकी आवाज में सालों का दर्द था। एसीपी कुछ बोले, बस उसकी आंखों में देख रहे थे, मैं अपना बदला नहीं भूला हूं, लेकिन आज इसे जिंदा आपके हवाले कर रहा हूं, किसी की दोस्ती के खातिर, वरना अगर कानून हाथ में लेता तो इसे जिंदा नहीं छोड़ता। भागीरथ की सख्त आवाज पर चेतराम ने उसे देखा और गुस्से में मुस्कुरा दिया, मैं बहुत जल्द फिर मिलूंगा तुमसे। पहले मंगेतर छीनी थी, अब तेरी पत्नी। चेतराम के ये सब सुनते ही भागीरथ का सब्र टूट गया। उसके हाथ चेतराम के गले पर जा पड़े। पल भर में चेतराम की आंखें बाहर निकल आई। पुलिस मुश्किल से उसे रोक पा रही थी। तुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। वो बेकाबू हो चुका था। तभी पीछे से शांता गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ दौड़ पड़ी, वरना कुछ भी हो सकता था। वह आदमी को मारकर खुद सूली पर चढ़ जाता। प्लीज भागीरथ, रुक जाओ। वह उसके बाजू थाम कर अपनी तरफ खींचने लगी, लेकिन उसकी नाजुक ताकत उस भारी भरकम बदन के सामने क्या करती। अचानक उसे झटका लगा और वह पीछे की तरफ गिरने लगी। उसी पल भागीरथ ने चेतराम की गर्दन छोड़ी और झपटकर शांता की कमर में हाथ डालते हुए उसे थाम लिया। अपने मजबूत सीने से उसे जकड़ लिया। शांता के दिल की धड़कनें उसके सीने से जा टकराई और भी तेज हो गई। उसकी आंखों में डर था, कुछ छिन जाने का डर था। पुलिस चेतराम और उसके आदमियों को हिरासत में ले चुकी थी। मना किया था, गाड़ी से बाहर क्यों आई हो? वह उसे और कसकर सीने में दबा लिया था। एक बाजू उसके कमर पर लिपटा हुआ था। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ चुके थे। वह खुद को उसके सीने पर सिमटा हुआ महसूस कर रही थी। उसका चेहरा उसके बिल्कुल सामने था। भागीरथ, आपको कुछ हो जाता तो? वह बच्चों की तरह बोल पड़ी और वह उसे अपने दिल के बहुत करीब महसूस कर रहा था। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ जाता? न जाने क्यों वह चाहता था कि वह कह दे, हाँ मुझे फर्क पड़ता है। उसकी आंखों में देखते हुए उसने पूछा, मेरी वजह से आप क्यों मुश्किल में पड़ना चाहते हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये कहते हुए उसकी नजरें झुक गई। जवाब में वो चुप रहा, बस उसे सीने से लगाए गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी के बोनट पर उसे बिठा दिया। आइंदा तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखूंगा। हम अभी अदालत जाएंगे, केस फाइल करेंगे, तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिलेगा और तुम्हारी सौतेली माँ को भी जेल के पीछे भेजूंगा। नहीं प्लीज, उन्हें नहीं। वह तुरंत मना कर गई। क्यों नहीं? वह सख्त स्वर में बोला, मेरी सौतेली सही, लेकिन उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की है। वो मेरे पापा की पत्नी बनकर आई थी। उन्हें कैसे सलाखों के पीछे भेज दूं? उन गुंडों के साथ जिनकी मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं है। वो बोलते बोलते रो पड़ी। भागीरथ ने गहरी सांस ली। फिर भी जो तुम्हारा है वो तुम्हें ही मिलेगा। उसके बाद तुम जिंदगी भर सुकून से रहोगी, बिना किसी डर के। ये कहते हुए वह उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद वह नंदराम के ऑफिस पहुंचे, जहां सारी बातें, सारे जख्म, आने वाली जिंदगी की हर डिटेल पर चर्चा हुआ। और उस रात पहली बार शांता को लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी सच में सुरक्षित हाथों में है। केस फाइल होते ही दामिनी पूरी तरह बेकाबू हो गई थी।
अदालत की तरफ से नोटिस मिलते ही उसे शांता का घर छोड़ना पड़ा था। कानून का शिकंजा जैसे-जैसे कसता गया, वे और घबराती गई और आखिरकार जितनी भी नकदी इकट्ठा कर सकती थी, लेकर वहां से भाग निकली। 1 हफ्ते से भीतर सब कुछ शांता को वापस मिल गया था। घर, जमीन, पापा का बिजनेस, हर कागज फिर से उसी के नाम हो चुका था और ये सब सिर्फ और सिर्फ भागीरथ की बदौलत मुमकिन हो पाया था। आज वही पापा के बिजनेस और घर के जरूरी पेपर भागीरथ ने उसके हाथों में थमाए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी उजड़ी हुई दुनिया फिर से सजा दी हो। उस आदमी के उसके जिंदगी में आने से सब कुछ आसान होता चला गया था, मगर क्या अब बिछड़ने का वक्त आ गया था? यही सोचकर उसका दिल बुरी तरह तड़प उठा। वह कागजों को देखती रही और जाने कितनी देर अपनी सोचों में गुम बैठी रही। तभी भागीरथ के मोबाइल पर आई कॉल ने उसकी सोच का बहाव तोड़ दिया। उसने पलटकर बाथरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा। भागीरथ अंदर ही था। उसी मौके का फायदा उठाकर उसने कॉल रिसीव कर ली। सामने से हेलो सुनते ही उसने फोन पर लिखा नाम देखा, माँ, और झट से नमस्ते कह दी। उधर से किसी लड़की की आवाज आई, कैसी हो शांता? थोड़ा घबरा गई। वह आवाज में बोली, तुम्हारी आंटी नहीं हूं मैं, भागीरथ की बहन बोल रही हूँ। ये सुनते ही शांता के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। और तुम कौन हो? हमारे भाई का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? सामने वाली हैरानी से बोली, मैं आपकी भाभी हूँ। शांता ने जो बन पड़ा वही सच कह दिया। क्या कह रही हो तुम? तुम हमारी भाभी हो? जी दीदी। बस इतना सुनते ही उधर शोर मच गया। मम्मी, भाई ने शहर में शादी कर ली। वह चिल्ला चिल्लाकर पूरे घर को सिर पर उठा रही थी। आवाज इतनी तेज थी कि शांता को फोन कान से दूर करना पड़ा। तभी बाथरूम से निकलते हुए भागीरथ ने उसके हाथ में फोन देखा था। किससे बात कर रही थी? मेरी बहन से। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। कुछ भी तो नहीं, शांता घबराकर बोली और चुप हो गई। कॉल कट हो चुकी थी, लेकिन भागीरथ का शक बढ़ चुका था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि सामने खड़ी लड़की ने कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर दी है। और कुछ ही देर के बाद उसके मोबाइल पर उसके दादाजी की कॉल आ गई। वे कॉल रिसीव करते हुए शांता को घूरता हुआ बाहर निकल गया। अब आएगा मजा, देखती हूँ अब कैसे छोड़ेंगे मुझे। मैं तो तुमसे जोंक की तरह चिपक जाऊंगी। शांता दिल ही दिल में बुदबुदाई थी, क्योंकि उसका दिल अब बुरी तरह उसी पर हार चुका था। लंबी बहस के बाद आखिरकार भागीरथ दादा की बात मानकर अंदर आया और आते ही उस पर बरस पड़ा। तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ लड़की हो। किसने कहा था कि मेरे घर का फोन अटेंड करो? और ऊपर से ये भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो। मेरी बहन ने पूरी हवेली में हल्ला मचा दिया है। वो बुरी तरह चिल्लाया। अब क्या होगा? शांता ने घबराकर पूछा। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वह नाटक जो अब तक मैं तुम्हारे लिए करता आ रहा था, अब तुम मेरे लिए करोगी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि हवेली वाले तुमसे मिलना चाहते हैं, परिवार की बहू से। वह झटके से बोला, अच्छा सच में? फिर हम कब जा रहे हैं? हम आपके गांव। शांता की आंखों में चमक आ गई, जबकि भागीरथ अफसोस से सिर हिलाता रह गया। आज शाम तक गाड़ी आ जाएगी तुम्हें पिक करने के लिए। और याद रखना, कुछ दिन ही रहेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। फिर सब कुछ खत्म होगा। और वहां जाकर मुंह बंद ही रखना। कोई फालतू की बात की तो तुरंत तुम्हें वापस यहीं पर छोड़ जाऊंगा, समझी तुम? वह उंगली उठाकर चेतावनी दे गया। उसकी गंभीरता ने शांता को पल भर के लिए चुप कर दिया था। वह होंठ दबाकर रह गई, फिर दिल ही दिल में मुस्कुरा उठी। उफ, ये बंदा गुस्से में तो और भी ज्यादा हैंडसम लगता है। काश थोड़ा सा रोमांटिक भी हो जाता तो क्या ही बिगड़ जाता। शांता, तेरे तो सच में भाग खुल गए हैं। उधर हवेली दुल्हन की तरह सजाई जा रही थी। हवेली का इकलौता बेटा इतने सालों के बाद वापस आ रहा था। 1 साल पहले वह नाराज होकर चला गया था, जब उसकी मंगेतर सिया की किडनैपिंग हुई और फिर उसका कत्ल कर दिया गया था। उसका जिम्मेदार वह हवेली वालों को ही मानता आया था, जो उसके ना रहने पर उसके अंकल की बेटी सिया की सुरक्षा ना कर सके थे। चेतराम की तलाश में भागीरथ दर दर भटकता रहा। शहर में पहुंचकर पिछले 1 साल से वह पुलिस की मदद से उसे ढूंढ रहा था। कई बार हमला करवाया, मगर वह हर बार बच निकलता था। और अब जब मिला भी तो शांता की बदौलत। लड़कियों की खूबसूरती चेतराम की सबसे बड़ी कमजोरी थी, और उसी कमजोरी के सहारे वह उस चूहे को बिल से बाहर निकालने में कामयाब हुआ था। शाम तक गांव से गाड़ी आ गई। भागीरथ के कहने पर शांता ने सिर्फ जरूरत के कुछ कपड़े ही रखे थे, क्योंकि उसे पता था वहां उसे किसी चीज की कमी नहीं होने वाली थी। वह अपना अखाड़ा अपने दोस्त के हवाले कर शांता को साथ लेकर अपनी हवेली की तरफ निकल पड़ा था। और शांता की धड़कनें हर गुजरते पल के साथ तेज होती चली गई।
जैसे उसकी किस्मत अब किसी नए मोड़ की ओर बढ़ रही हो। तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? भागीरथ ने हल्की सी मुस्कान दबाते हुए पूछा। लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी हवेली में जा रही हूँ। खुशी तो बनती है ना? सुना है वो बहुत प्यारी जगह है। आप तो पूरे लखनऊ घूमे होंगे ना? शांता की आंखों में चमक थी। हाँ, वहीं पढ़कर मैं जवान हुआ हूँ। मेरी जायदाद भी वहीं है और मेरी पैदाइश भी। भागीरथ ने बड़ी रोबदार अंदाज में कहा। आगे सिक्योरिटी की गाड़ी थी, पीछे उनकी गाड़ी और ड्राइवर अपनी जगह पर था। पिछली सीट पर शांता के साथ भागीरथ बैठा हुआ था। शांता ने खुद को बड़ी सी साड़ी में पूरी तरह छुपा रखा था। गाड़ी में बैठने से पहले भागीरथ के कहने पर उसने चेहरा भी ढक लिया। कब आएगा ये लखनऊ का महल? अभी तो आधा घंटा बीता है। वो मासूमियत से पूछ बैठी। अभी वक्त लगेगा, तुम सो जाओ। पहुंच जाओगी तो मैं जगा दूंगा। उसकी आंखों में नींद की खुमारी देखकर भागीरथ खुद को रोक नहीं पाया था। मैं आपके कंधे से टेक लगा लूं? ऐसे नींद आ जाएगी। इतना कहते ही शांता ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और आंखें मूंद ली। उसकी इस बेफिक्री भरी अदा पर भागीरथ उसे बस देखता ही रह गया। उसका दिल अजीब सी धड़कन से भर उठा था। 6 घंटे के बाद गाड़ी लखनऊ में उसकी हवेली के अंदर दाखिल हुई। रात के 2 बजे भी हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। रोशनी, फूल, हर तरफ एक अपनापन था। ये सब उसके दादाजी और माँ बहनों के मिलकर किया हुआ था। वे जानता था वे उसे टूटकर मोहब्बत भी करते थे और वही मोहब्बत उसकी नाराजगी भी सहती आई थी। सिया की किडनैपिंग और फिर उसका कत्ल। उसने ठान लिया था जब तक सिया के कातिलों को सजा नहीं दिलवा देता, वे हवेली नहीं लौटेगा। आज वे लौट आया था। सिया का कातिल सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। हालांकि 2 दिन के बाद उसका एनकाउंटर हो गया था। यही उसकी सजा थी, गुमनामी की मौत। भागीरथ धीरे से बोला। शांता। गाड़ी हवेली के अंदर जा चुकी थी, लेकिन शांता उसकी गोद में सिर रखे बच्चों की तरह उसे चिपक कर गहरी नींद में सो रही थी। वह उसके बालों को हल्के से पीछे करता हुआ उसे जगाने लगा। शांता। उसकी गर्म सांसें और नरम बदन भागीरथ के जवान खून को और भी बेचैन कर रहे थे। एक पल को उसने सोचा, क्या वह खुद से उसे अलग कर पाएगा? और दिल ने साफ जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर अचानक उसके दिल पर यह सोच हावी हो गई कि वह तो सिया से मोहब्बत करता था। ये मेरी सिया के साथ बेईमानी होगी। उसकी जगह किसी और को कैसे दे सकता हूँ? परिवार ये नहीं जानता था कि सिया सिर्फ उसकी मंगेतर थी, जबकि शांता अब उसकी धर्मपत्नी बन चुकी थी। और पत्नी का रिश्ता इतना ताकतवर होता है कि वह हर रिश्ते पर भारी पड़ जाता है। भागीरथ के उठाने पर भी वो फिर कसमसाकर आंखें मूंद गई और दोबारा से सो गई। मजबूरन भागीरथ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, बेहद संभाल कर, जैसे वो कोई नाजुक सपना हो, और उसे हवेली के अंदर की तरफ ले चला, जहां सभी ने उनका जोरदार स्वागत किया था। अरे, इसे ऐसे क्यों उठाकर लाए हो? क्या दुल्हन चल नहीं सकती? उसकी माँ ने हल्की नाराजगी से कहा। नहीं माँ, ये सो रही है, मैं अभी से जगाऊंगा नहीं। लेकिन तभी दादी की सख्त और रोबेली आवाज आई। हमें अभी अपनी बहू से मिलना है। भागीरथ ने बड़ी चाहत भरी नजरों से अपने दादा को देखा, जो उसके लौटने की खुशी में मूंछों पर ताव दे रहे थे। अरे बहू, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? सुबह मिल लेना, सोए इंसान को जगाना पाप होता है। ये कहते हुए वो खुद शांता को लेकर कमरे की तरफ बढ़ गए। बहनों ने पीछे से भागीरथ को खूब छेड़ा था, मगर माँ के इशारे पर सब शांत हो गए। रात को माँ-बाप से मिलकर जब वो कमरे में लौटा, तो शांता गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर सुकून था। वह नहा कर आया और बिस्तर पर बैठ गया। घर वाले उसकी शादी दोबारा करवाना चाहते थे। शादी तो वह कर चुका था, मगर अब उसे इस रिश्ते को नाम देना था। क्या शांता मानेगी? शहर में पली बड़ी लड़की है और ये लखनऊ का गांव है, जहां पर्दा और रिवाज बहुत नियम तरीके। क्या यहाँ खुद को ढाल पाएगी? नहीं। ख्यालों के साथ उसकी आंख लग गई। सुबह आंख खुली तो शांता उसके सीने पर सिर रख के उसे चिपक कर सो रही थी। उसकी बाहें उसे घेरे थी। सुबह की पूजा की घंटियों से उसकी नींद खुली। वह हल्के से शांता का सिर तकिए पर रखकर बाथरूम चला गया। शांता ने आंखें खोली तो पहले समझ नहीं पाई कि वो कहाँ है। फिर सब याद आ गया। तभी भागीरथ गीले बालों और सादे कपड़ों में कमरे में आया। उसे देखकर शांता की नजरें ठहर गई। वह किसी राजकुमार जैसा लग रहा था। उठ गई हो तो चलो, घर के मंदिर में पूजा कर लो। यहाँ की ये रीति रिवाज, पहली बार सबको देवी देवताओं के सामने माथा टेकना होता है। शांता ने सिर हिलाया और जल्दी से नहाने चली गई। वह भगवान में बहुत विश्वास रखती थी। आखिर भगवान ने ही तो उसकी जिंदगी में इतना मजबूत सहारा भेजा था। पूजा के बाद उसने पूछा, आपने भगवान से क्या मांगा?
भागीरथ ने कहा, यही कि भगवान किसी अनाथ को भी बेसहारा ना छोड़े, अपने दर पर बुला ले। बात अधूरी रह गई। शांता का दिल भारी सा हो गया। दिन भर वह हवेली वालों से मिलती रही। बड़ी फैमिली का अपनापन उसे अच्छा लग रहा था। शाम को उसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरा गांव आमंत्रित था। भागीरथ की दुल्हन देखने लोग उमड़ पड़े और रजनी देवी उस पर जैसे वारी जा रही थी। मगर शांता के दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या भागीरथ मुझे सच में अपना पाएगा? क्या इस हवेली में मुझे उसकी पत्नी, उसकी बहू, उसकी जिंदगी की साथी का हक मिलेगा? और इसी सवाल के साथ वह हर शाम भगवान से एक ही दुआ मांगने लगी, भागीरथ का साथ हमेशा हो। उसकी खूबसूरती, उसके सलीके ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। सारी रस्में पूरी होते ही उसे भागीरथ के कमरे में पहुंचा दिया गया था। एक बार वह पहले भी दुल्हन बनी थी, मगर तब उसकी मर्जी शामिल नहीं थी। आज वह लखनऊ की हवेली की रानियों की तरह सजी हुई थी और उस पर कुदरत ने जैसे टूट कर अपना रंग बिखेरा था। वह शर्माई हुई, लजाई बैठी भागीरथ का इंतजार कर रही थी। उसके मजबूत कदकाठी का ख्याल आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दरवाजा खुला और भागीरथ अंदर आया। उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था। उसने आगे बढ़कर घूंघट नहीं उठाया, बस अपनी शेरवानी एक तरफ रख के चेहरे पर हाथ फेरा, जैसे किसी उलझन में हो। शांता उसे टकटकी लगाए देखती रही। जाओ, जाकर अपने कपड़े बदल लो। वह अचानक बोला, कुछ देर बाद हमें शहर लौटना होगा। इतने में शांता ने खुद घूंघट उठा दिया। दुल्हन के रूप में उसका कमसीन चेहरा और भी निखर उठा। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि भागीरथ के बाकी शब्द उसके होठों में ही दम तोड़ गए। वह आगे बढ़ी और बिना डरे उसके आंखों में देखते हुए बोली, मुझे लगता लखनऊ वाले बहुत अपने होते हैं। उसकी बात पर झुंझला गया। मेरी बात पूरी होने दो, उसने उंगली उठाकर कहा। मगर शांता पीछे हटने वालों में से नहीं थी। पास पड़े स्टूल पर चढ़कर वह उससे ऊंचाई में लगभग बराबर हो गई। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। मैंने सुना था कि हवेली के लोग अपनी पत्नी को कभी छोड़ने का ख्याल भी नहीं करते। फिर आप कैसे मुझे छोड़ सकते हैं? उसकी आवाज में दर्द था। भागीरथ की कठोरता पिघलने लगी। मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, उसने भारी स्वर में कहा। अगर ऐसा है तो मुझे आजाद कर दीजिए, शांता ने भर्राई आवाज में कहा। फिर मैं भी अपनी जिंदगी आगे बढ़ा लूंगी। उसके ये शब्द भागीरथ के दिल में किसी तीर की तरह लगे थे। वह उसकी धर्मपत्नी होते हुए किसी और आदमी के साथ खुद को जोड़ रही थी। भागीरथ ने उसके सर के पीछे, वह पल भर में उसके पास आया और उसके सर के पीछे हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। उसके माथे से माथा टिका गया। सांसें उलझ गई। उस पल बिना कहे बहुत कुछ तय हो गया। वह धीरे से बोला, मुझे लगा था हमारे बीच ये रिश्ता कभी पूरा नहीं होगा, मगर आज मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकता। क्या तुम्हारी मर्जी है इसमें? शांता ने आंखें उठाकर देखा। जवाब में बस इतना कहा, पूछने का हक आपने बहुत पहले खो दिया। रात यूं ही खामोशी में ढल गई, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के। सिर्फ दो दिलों ने एक दूसरे को स्वीकार कर उसे खुद पर झुकने दिया। उसके होठों पर अपने होठों की पकड़ जमा ली। वह इतनी बेदर्दी से लगा कि शांता को लगा उसकी आत्मा ही निकल जानी है। उसके होठों पर हल्का सा कट लगाता हुआ गहरी सांस भरते पीछे करता उसके माथे से माथा जोड़ गया। शांता को अपनी टांगों पर खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। इतना भारी कामदार लहंगा, ऊपर से वजनी दुपट्टा, वह कैसे खड़ी रह पाती? ऊपर से भागीरथ की जानलेवा किसने उसकी रही सही जान भी निकाल दी थी। एकदम से वह खुद को ढीला छोड़ती, भागीरथ के बाहों में ही रह गई थी। भागीरथ की पत्नी बनने का बहुत शौक है ना? सिर्फ एक किस में तुम्हारा ये हाल हो गया? पूरे परिवार को कैसे सहोगी? वह उसे नाजुक और कमसीन कहकर चोट मारता, अब अपने होठों पर जुबान फेरता हुआ उस पर मुस्कुरा रहा था। शांता का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को मचल रहा था। प्यार से करते तो सब कुछ सह जाती, इतना जुनूनी होकर कौन करता है? वह नरम रूठे अंदाज में उसके गले में बाहें डालकर बोली। खुमारी भरी निगाहों से उसे देखकर भागीरथ उसकी आंखों की प्यास पल में पड़कर बौखला गया। मतलब आग दोनों तरफ बुरी तरह लगी हुई थी। धीरे से उसे बिस्तर पर लिटाया, उसको भारी दुपट्टे से आजाद कर दिया, जहां अब लाल निशान पड़ने लगे थे। तुम तो बहुत नाजुक हो, वह उसकी गर्दन के पास लाल निशान को छूता गंभीर शब्दों में बोल रहा था। आप बहुत हार्ड हैं। वह उसके सीने को टच करते बोली तो भागीरथ मुस्कुरा दिया। उठते हुए कमरे की लाइट भी बंद कर गया। अगले ही पल उसको संभलने का मौका दिए बिना उसकी कमर पर हाथ डाले उसे तकिए पर लिटा दिया। अभी अपनी हार्डनेस तो तुम्हें महसूस नहीं करवाया, उसके चेहरे पर झुकता धीरे से उसके कान में बोल गया। शांता के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया।
मुझे डर लग रहा है आपसे। वह उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, जबकि अब ऊपर होते हुए अपनी खुद की कमीज भी उतार गई। उसका यूं खुला जिस्म महसूस करते भागीरथ की हवा बिल्कुल गुम हो गई थी। शांता की पलकें शर्म से झुक रही थी। मुझे तो लगा तुम्हारे बीच यूं ही रिश्ता कभी नहीं बनेगा, लेकिन आज हमारे बीच संबंध जोड़ना चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी चाहिए। वह इस हद तक पहुंचकर अब उससे उसकी मर्जी पूछ रहा था। आपको मेरे ऊपर आने के बाद याद आ रहा है कि मुझसे पूछ लूं, सुहागरात मनाने की पूछ रहे हैं? वह शरारत से बोली। तो भागीरथ एक झटके से उसकी गर्दन पर झुका, उसे अपने होठों से काट गया। उसकी आंखें चिमटा और ज्यादा मदहोश कर गया। धीरे से उसका ब्लाउज उतारते, उसे उल्टा सुलाते उसकी कमर पर अपने होठों से निशान बना गया, जिसने उसे कई रातों से सोने ना दिया था। उसे अपने होठों से बुरी तरह मसलते उसकी सिसकियां निकलवा चुका था। उसकी कमर के बलों को ऊपर की तरफ ट्रेस करते उसे एक पल में सीधा करता, उसके चेहरे पर बिखरे बालों को देखने लगा। मैं बहुत जुनूनी हूँ। तुम्हारी नाजुक जान मुझे झेल लेगी? वह गहरी सांस भरता पूछ रहा था। वह जल्दी उस नाजुक जिस्म में समा जाए जिसने इतने दिनों से उसके सब्र का इम्तिहान लिया हुआ था। वह जो अब कुछ भी कहे बिना उसके गर्दन पर बाजू जमाए, वह उसके होठों पर अपने होठ रखती, अपनी रजामंदी दे गई। भागीरथ ने उसकी रजामंदी पर बहुत ही प्यार से उसे अपने ऊपर करते उसकी धड़कनों पर कब्जा कर गया। धीरे धीरे रात बीतती जा रही थी। दोनों ही एक दूसरे में गुम हो गए थे। सारी दुनिया भुला दी थी। अपना रिश्ता पूरा कर चुके थे। वह रात भर उसकी मोहब्बत को सहते सहते निडाल हो चुकी थी। आंखों से आंसू बहे, जिन्हें भागीरथ ने अपने होठों से चूमा था, और बहुत कोशिश की थी वह उसकी कमसीनी का लिहाज रखेगा, लेकिन वह उसके जिस्म को पाते सब कुछ भूल गया था। उसकी आहें और सिसकियां याद करता वह मुस्कुराया था। शांता को सोए अभी सिर्फ 2 मिनट बीते थे, जबकि भागीरथ अब फिर से मचल रहा था। उसकी तरफ मुड़ता उसके ऊपर फिर से अपनी मोहब्बत लौटाने लगा था। उसका वजन बर्दाश्त करते, उसका दबाव बर्दाश्त करते वह चिल्लाई थी, अब क्या हुआ? अभी से हिम्मत हार गई? वह उसकी नसों को मोहब्बत से चूमता पूछ रहा था। मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। वो बंद आंखों से बोली थी। तुम सो जाओ, कब जगाया तुम्हें मैंने? वो मासूमियत से बोलता हुआ उसकी धड़कनों में घुस गया था। अपनी मोहब्बत से उसे फिर से बेहाल करने लगा। वह तो पागल भागीरथ को अपने ऊपर से इस तरह झुका देखकर पछता रही थी। जो भागीरथ उसे छोड़ने वाला नहीं था, एक बार फिर से अपनी मोहब्बतों से बेहाल किया। वह उसे अपना बनाता चला गया, जबकि शांता ने भी खूब बदला लिया। उसके सख्त कंधे और बाजू पर अपने दांतों के निशान छोड़ते अपने नाखूनों से उसे बहुत घायल किया था। वह बॉडी वाला जिस्म उसके लिए ये भी जुनून का हिस्सा बन गया था। उस पर हावी होता चला गया। ड्रेसिंग के सामने खड़ी वह उनके परिवार की बेहद कीमती वाली साड़ी पहने तैयार खड़ी थी। उसके चेहरे पर गाल लाल थे। रात की मोहब्बत की झलक उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। भागीरथ उसके पास खड़ा निहार रहा था। लगता ही नहीं कि तुम शहर से आ रही हो। यूं लगता है हमारे परिवार की सदियों से बहू हो। उसे ड्रेसिंग पर बिठाते उसके आसपास अपने बाजुओं को रखते उसके चेहरे को झुककर देख रहा था। अच्छी लग रही हूं ना? वह अपने कपड़ों की तरफ इशारा करती उससे पूछ रही थी। वह उसे सर से पैर तक देखकर उसके पास हुआ। मुझे रात वाले रूप में ज्यादा अच्छी लग रही थी। उसके होंठ को हल्का सा छूता हुआ उसकी नाक की टिप पर होंठ लगा गया। आप कितने बेशरम हो, पहले देखते तक नहीं थे। रात को मुझे पा लिया तो बिल्कुल पागल से हो गए थे। मुझे सांस तक ना लेने दिया। तुम पहले ही अपने जिस्म को दिखा देती तो मैं तुम्हें कभी ये कहने ही ना देता। तुमने ही इकरार करने में देरी की थी। वो उसके कमर पर हाथ डालते उसे ड्रेसिंग से चिपका गया। कितनी गंदी बातें करते हैं आप। वह लाल चेहरा देखकर पलके झुकाकर बोली, जबकि दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अभी सिर्फ बातें की है, बाकी रात को मैं सब कुछ दिखाऊंगा। अभी कुछ कसर रह गई हो तो बता देना। तुम्हारी नाजुकी याद करता तुम्हें बहुत जगह छोड़ चुका हूँ। आज नहीं छोड़ूंगा। उसे कमर से थामकर जरा सा ऊपर करते मोहब्बत से उसके होठों को छू गया। दरवाजा खटखटाने पर बौखलाहट में पीछे हट गया। उसकी बहन नाश्ता लेकर आई थी। शांता की आंखों में शरारत एक साथ उभर आई थी। तुमसे तो रात को पूरा हिसाब लूंगा। उसे लिए कमरे से बाहर निकला, जबकि वो अपने साथ चलते भागीरथ को देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वह उसकी लाइफ का सबसे खूबसूरत पल था जब वह उसकी जिंदगी में शामिल हुआ था। जरूरी नहीं हर शांता को भागीरथ जैसा जुनूनी साथी मिले। ऐसा सिर्फ किस्सों और कहानियों में ही रह जाता है। असल जिंदगी बिल्कुल अलग रहती है।
किसी हाल में भी भागने वाली लड़कियों को इतनी इज्जत नहीं मिलती। जिन लड़कियों की किस्मत अच्छी होती है, उन्हीं को अच्छे पति मिलते हैं। और अब जाते-जाते आप सभी से एक दिल से निकली छोटी-सी गुजारिश है। आप मेरी ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर लिखिए। सच कहूँ तो आपके कमेंट पढ़ना मेरे लिए किसी तोहफ़े से कम नहीं होता। हर नाम, हर जगह मुझे आपसे और भी गहराई से जोड़ देती है। और जो लोग मेरी वीडियो को अपना कीमती समय देकर देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आँखें नम कर दी हो या मन को सुकून दिया हो, तो बस एक छोटा-सा काम कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों तक पहुँचा दीजिए, जिन्हें ऐसी कहानियाँ पसंद है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ़ एक नंबर नहीं, बल्कि आपका भरोसा, प्यार होता है। हम फिर मिलेंगे कल एक और नई दिलचस्प भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक मुझ पर अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।